चूँकि डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं और समय अभी थोड़ा सा कार्यक्रम में जो आपके बीच में और जो सिकल सेल अवेयरनेस के बीच में कोई विलम्ब ना हो, इसके लिए मैं माइक डॉक्टर साहब को हैंड ओवर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बताएंगे और डिसेबिलिटी पे इसके किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। और हमने आज एक अवेयरनेस वॉक का भी प्रोग्राम रखा है। इस कार्यक्रम के बाद सभी हम जो है मेले में घूमेंगे इस बैनर के साथ। जो पीछे जो बैनर है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस का जो बैनर है, इसको लेके हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। और हमने सेल्फ़ी का एक बोर्ड भी रखा है जो कि पीछे है, और उसके ज़रिए हम सेल्फ़ी कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। तो अभी मैं आपके और डॉक्टर साहब के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर साहब को माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपको जानकारी देंगे सिकल सेल के बारे में। जी धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ताहिर हुसैन हूँ। मैं एक एमडी साइकेट्री हूँ ईएसआई हॉस्पिटल रोहिणी दिल्ली के अंदर। तो आज हम, क्योंकि आज सिकल सेल अवेयरनेस डे है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूं सिकल सेल एनीमिया से क्या होता है। दोस्तों, सिकल सेल जो डिजीज़ है ये एक आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि माता पिता से उसके बच्चों के अंदर आती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसके अंदर होता क्या है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर एक मिससेंस म्यूटेशन की वजह से कुछ जीन में तब्दीलियाँ आती है, और उससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड के अंदर आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, वो क्या नॉर्मली बाइकॉनकेव शेप की होती है, लेकिन सिकल सेल डिसीज़ के अंदर एकदम हर्षे जैसी हो जाती है, यानी कि ओब्लिक सी हो जाती है। उससे क्या होता है, सारी सिकल सेल्स आपस में स्टिकिंग होकर चिपक जाती है। जो हमारी खून की आर्टरीज वीन्स हैं उनके अंदर एकदम इकट्ठी होकर जम जाती है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है वो नहीं हो पाता। तो जिस ऑर्गन के अंदर ब्लड नहीं जा पाएगा वहाँ के सिम्टम्स डेवलप होंगे। जैसे मान लो ऐसी जो सेल्स हैं ऐसी धमनियों में डेवलप हुई जो कि ब्रेन में जा रही हैं, तो ब्रेन के अंदर स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। और अगर लंग्स के अंदर जा रही है तो लंग्स के अंदर एक्यूट चेस्ट इंजरी हो जाएगी, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा। और स्प्लीन में जा सकती है तो स्प्लीन का इन्फेक्शन हो सकता है, और स्किन के अंदर अल्सर डेवलप हो सकते हैं। और जैसे कि हमारा अगर स्प्लीन में इसकी इफेक्ट इसका पड़ता है तो हमारा पेट अचानक से फूलना शुरू हो जाएगा, और पेट का जो लेफ्ट साइड है वो एकदम हार्ड सा महसूस होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये इस सिम्टम उससे रिलेटेड हो सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा ये है कि हमारी कुदरत ने हमारी बॉडी को एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म दिया है कि जब भी शरीर के अंदर कोई गलत डिफॉर्म सेल बनती है तो उसका जो उसे डिस्ट्रॉय करना होता है बॉडी को, खुद को। तो जैसे सिकल सेल बनी, जो कि मैंने बताई आपको हर्षे जैसी होती है, जैसे ही ये बनती है तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं टूटती हैं, हीमोलाइसिस होता है, और हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि जॉन्डिस, जो कि बार बार पीलिया की बीमारी होती है, जिसमें आंखें हमारी पीली हो जाती है, हाथ पांव सफ़ेद हो जाते हैं, यूरिन का भी येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। और उसके अलावा जो हमारे बार बार जो गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के अंदर हमारा स्टोन जमा हो जाता है, तो ये समस्याएं डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, ये तो उसकी कुछ फिजिकल कंप्लेंट्स थी, जैसे कि ब्रेन में गया तो पैरालिसिस हुआ, चेस्ट के अंदर गया तो चेस्ट इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, स्प्लीन के अंदर गया तो स्प्लीन के अंदर इन्फेक्शन हुआ, लीवर को डैमेज हो सकता है, स्किन में अल्सर हो सकता है। तो इन सब के अलावा और जो दूसरे हैं, जैसे कि ऐसे जो भी पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट थ्रू आउट लाइफ चलता है, तो वो लोग कुछ मानसिक रोगों से भी ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं। तो फिर वो लोग अपने काम पे नहीं जा पाते। और अगर बच्चों में ये बीमारी डेवलप हुई है, खासकर जब बच्चों में, नवजात बच्चों में 3 महीने के बाद से ये बीमारी शुरू हो चुकी होती है, तो उसके अंदर उनका क्या होता है, उनकी ग्रोथ पूरी रुक जाती है, ब्लड एकदम कम हो जाता है, बार बार एडमिट करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और उसके बाद जब वो बड़े होते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, तो उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो एकदम डिले होती जाती है। और जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, यानी कि हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, वो एकदम ख़राब हो चुकी होती है। बच्चे बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पाते, तो उनके साथ साथ उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं। तो हमें ये समझना है दोस्तों, इसके जो मेन जो टाइप होते हैं, 2 होते हैं। ये तो माँ से आता है और बाप से आता है, ठीक है। अगर माँ के अंदर सिकल सेल का जीन है और बाप के अंदर भी जीन है, और दोनों अगर मिले, तो उनके बच्चे के अंदर डेफिनेट 25% चांस है कि बीमारी होगी ही होगी। और अगर मदर फादर में सिर्फ एक को जीन है और एक को नहीं है,
तो मदर तो कैरियर स्टेज के अंदर होगी, तो ऐसे केस के अंदर बच्चे को ये बीमारी नहीं होगी। तो हमें करना क्या है कि हमें इसका जो प्रिवेंशन है सबसे बड़ा, उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी जो दो लोग मैरिज कर रहे होते हैं तो उन्हें अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना होता है सिकल टेस्ट के लिए, जिसके अंदर पता चलता है, इसके लिए एक HPLC टेस्ट आता है, इसके अंदर हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन S जो इनके अंदर बनता है उसका क्या लेवल है। अगर उस टेस्ट से हमें पता चला कि किसी इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन S का लेवल 65% से ऊपर है, तो वो इंसान इस बीमारी से ग्रसित है। उसे ऐसी किसी फीमेल से मैरिज नहीं करनी जो ऑलरेडी HBS से यानी सिकल सेल डिसीज से ग्रसित है। वो ऐसे इंसान से तो मैरिज कर सकती है जो सिकल सेल डिजीज से फ्री है, लेकिन ऐसे से नहीं कर सकती जिसके अंदर सिकल सेल डिजीज का कैरियर है। तो जब ये दो कैरियर वाले लोग मिलते हैं तो उनका जो बच्चा डेवलप होता है उसके अंदर ये डेफिनेटली बीमारी होगी ही होगी। तो हमारा सबसे पहला प्रिवेंशन का सबसे जो गोल्डन टूल है कि हम मैरिज से पहले अपनी जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं, HPL टेस्टिंग करवाएं, जीनोटाइप करवाएं और पता करें हमें कुछ ऐसी सिकल सेल डिसीज तो नहीं है। और दूसरी जो आनुवंशिक ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं जैसे थैलीसीमिया, हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन D, ये भी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ ये है, क्योंकि जो आदिवासी क्षेत्र हैं इंडिया के, खासकर इंडिया के करीब 14-15 स्टेट्स के अंदर ये बीमारी ज़्यादा बहुतायत से पाई जाती है। उसके अंदर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इनके अंदर ज़्यादा है। लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अभी इंडिया में करीब 1,80,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी के ट्रेट को लेकर घूम रहे हैं। मतलब इस बीमारी का उनके अंदर सिर्फ एक जीन है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रेट। ट्रेट का मतलब है वाहक, यानी कि ये जो ट्रेट होता है, जो इंसान जिसके अंदर एक जीन होता है वो इस बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाता है। उसके अंदर खुद में कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, ना उसे इलाज की ज़रूरत होती है। लेकिन वो अगर सेम ऐसे ही किसी इंसान से मैरिज कर लेता है जो भी ट्रेट हो, तो ये दोनों मिलकर ऐसे बच्चे को जन्म देते हैं जिसके अंदर ये बीमारी डेवलप होती है। तो ऐसा है कि 1,80,000 तो ट्रेट हैं और 14 लाख के आसपास करीब ऐसे इंडिया में केस हो जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इसके जो प्रिवेंशन के लिए सबसे अच्छा है कि पहले तो हम अपना टेस्ट करवाएं। HPLC टेस्ट होता है जो हर इंसान को इसे करवाना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जीनोटाइप करवाना चाहिए। और अगर किसी के अंदर ये HBS का 65% से ऊपर है तो उसे मैरिज ऐसे इंसान से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आप ट्रीटमेंट के तौर पे अगर हम इसे देखें तो इसका जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है बोन ट्रांसप्लांटेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हेल्दी डोनर होता है, मैचिंग वाला डोनर होता है, स्टेम सेल्स लेकर ऐसा इंसान जिसके अंदर सिकल सेल डिसीज़ है उसकी जो ख़राब सेल्स हैं उसको हटाकर और इनको इम्प्लांट कर देते हैं। लेकिन ये इतना सक्सेसफुल है नहीं, क्योंकि हेल्दी मैचिंग डोनर मिलना संभव नहीं हो पाता और ट्रीटमेंट भी काफ़ी कॉस्टली है और इसके इंस्टीट्यूट भी इतने अवेलेबल नहीं है। तो क्योर से अच्छा है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, वो हमें आज सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को समझना है कि हमें अपनी काउंसलिंग करवानी है, जेनेटिक काउंसलिंग करवानी है, जीनोटाइप करवाना है। और ये जो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट होता है, ये टेस्ट करा के देखना है कि हमारे ब्लड के अंदर कहीं सिकल सेल का जीन तो नहीं है, या फिर जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन चुका होता है HBS वो तो नहीं है। तो सबसे पहला गोल्डन टूल ये है। और दूसरा जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो गर्भवती महिलाओं को क्या करना है कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने, उसके अंदर इसकी सिकलिंग टेस्ट होता है। उस सिकलिंग टेस्ट से पता चलता है कि आपके ब्लड में ऐसी सिकल सेल्स कितनी हैं जो कि आपस में चिपक कर ब्लड फ्लो को रोक देती है। तो उसका पता कर सकते हैं सिकलिंग टेस्ट का, ठीक है। और उसके बाद तो मेन ये तो यही है इसका इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट पर्पस में जाएं तो अगर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन तो सब में नीडेड भी नहीं होता, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेजोएकल्जी फिनोमिनन हो रहे हैं। मतलब जैसे सिकल सेल्स किसी पेशेंट में बनी और उसकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा है कि ब्लड काफ़ी वेसल्स के अंदर इकट्ठी हो गई, उसने कभी हार्ट को ब्लॉक कर दिया, कभी ब्रेन के अंदर जाके पैरालिसिस कर दिया, कभी स्किन में चली गई, कभी आई में चली गई। तो ऐसे पेशेंट को बार बार बोन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत होती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी ऐसे पेशेंट को ज़रूरत होती है, क्योंकि इन लोगों में सिकल सेल वाले पेशेंट के अंदर हीमोलाइसिस होता है, तो ब्लड काफ़ी डिस्ट्रॉय होता रहता है और खून की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग वीकनेस, फटीग का महसूस करते हैं, हर समय थके थके रहते हैं। इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो दिनचर्या के काम है या इनके प्रोफेशनल से जुड़े काम, ये सारे काम ये लोग कर नहीं पाते और मानसिक अवसाद में भी ये लोग चले जाते हैं। तो हमें करना यही है, सबसे पहले अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करें। और दूसरा, अगर हमें ऐसे कोई भी सिम्टम किसी आसपास किसी इंसान के अंदर दिखें, जैसे किसी इंसान को बार बार फ्रिक्वेंट पेन हो रहे हो, क्योंकि इस बीमारी का एक सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि इसमें वेजोएकल्जिव क्राइसिस होता है। उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि वेसल्स के अंदर ब्लड सिकल सेल्स इकट्ठी हुई, उसने खून के दौरे को रोका, उसके बाद बोन्स के अंदर इंसान को इतना सीवियर दर्द होता है, चाहे जॉइंट्स की बोन हो, कमर दर्द हो, हाथ जॉइंट्स पेन हो या कहीं की भी बोन हो, बहुत सीवियर पेन होता है कि इंसान बैठ भी नहीं पाता, कहीं चल फिर नहीं पाता, काम करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो ऐसे कोई सिम्टम आसपास आपको कहीं महसूस हो रहे हो, या आपको कोई ऐसा बच्चा दिख रहा हो उसका पेट फुला फुला रहता है, लेफ्ट साइड में एकदम कठोरता सी महसूस होती है, तो हो सकता है उसका स्प्लीन बढ़ा हो, ये सिम्टम्स के कारण आ रहे हो। या फिर बच्चा जन्म के बाद 3 महीने बाद से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, बार बार उसका हीमोग्लोबिन गिर जाता हो, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ रही हो, बार बार इन्फेक्शन उसको घेर लेता हो,
तो इस केस के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर आप किसी को अगर स्किन के अल्सर बार बार हो रहे हों या फिर इसको न्यूमोनिया बार बार हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे जो भी केसेस हैं इनको आप तुरंत किसी हेमेटोलॉजिस्ट से मिलें। सबसे बड़ा है कि हेमेटोलॉजिस्ट यानी जो हमारे ब्लड का डॉक्टर होता है उससे मिलें, उसे इन सिम्टम्स से अवगत कराएं और उसकी ओपिनियन लें। तो जैसा भी वो आपको एडवाइस करें, वो कुछ आपको मेडिसिन एडवाइस कर सकता है, जैसे कि इसमें मोस्ट कॉमनली मेडिसिन हाइड्रोक्सी यूरिया यूज़ होती है, जो कि कुछ 6 से 8 सप्ताह के आसपास हमें देनी होती है। वो क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर जो ये सिकल सेल इकट्ठी हो गई है उसको डिस्ट्रॉय करती है और जो हमारी खून की नलियों को क्लियर करती है, ताकि ब्लड का दौरा जा सके और जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि इन्फेक्शन या स्ट्रोक, पैरालाइसिस, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं उनको दूर करती है। तो हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग हम देते हैं और आजकल अभी कुछ रिसर्च में और भी नई ड्रग्स आई हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है खून का दौरा सही करने के लिए। तो और अगर सीवियर केस में मतलब खतरनाक फॉर्म इसका है तब तो हमें बोन ट्रांसप्लांटेशन ही करना होगा, जो कि इसकी 80 से 85% के आसपास सक्सेस रेट है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे वैक्सीन्स चल रहे हैं जो कि अगर अब ऐसे इंसान सिकल सेल वाले हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी होती है, तो उन्हें बार बार कुछ ऐसे वैक्सीन्स दिए जाते हैं, कुछ ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो अपने डॉक्टर की ओपिनियन के अनुसार आप वो वैक्सीन्स लें, डोज लें। और दूसरा और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब ऐसे जो सिकल सेल वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, मान लो पानी की कमी हो जाए, तो पानी की कमी का सीधा सिकल सेल से संबंध ये है कि जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ, पानी की कमी हुई, तो जो सिकल सेल ब्लड में ज़्यादा बनेगी, तो सिकल सेल जितनी ज़्यादा बनेगी ब्लड में इकट्ठी होगी, खून के दौरे को रोक देगी और सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लीटर डेली पीना है। और दूसरा, आपको ऐसी जगह पर नहीं रहना जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो, जैसे पहाड़ी एरिया हो या बंद चैम्बर में आप रहते हो, मास्क ज़रूर से ज़्यादा लगाते हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन जहाँ जहाँ कम होगी वहाँ सिकल सेल ज़्यादा बनेगी। तो आपको इन ऐसे प्रिवेंटिव मेजर का यूज़ करना है कि आपको ऑक्सीजन खुली हवा में रहना है, ज़्यादा ऐसी डिहाइड्रेशन में अपने आप को नहीं रखना। जो डॉक्टर ने मेडिसिन अगर आपको एडवाइस की उसे रेगुलर लेना है। और ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर ऊपर नीचे हों, डेवलप हों या बढ़ रहे हों, घट रहे हों, तो अपने जो हेमेटोलॉजिस्ट हैं उनकी ओपिनियन लें और उसके बाद इम्प्रूव करें। तो डेफिनेटली इसका इलाज लंबा है, लेकिन अगर आप माइल्ड स्टेज के अंदर है, मॉडरेट में, तो दवाई से इसका इलाज पॉसिबल हो सकता है। बस ज़रूरत यह है कि आप समय पे इस बीमारी को पहचानें और डॉक्टर से मिलें। और प्रॉब्लम यह है कि लोग आजकल नीम हकीम बाबाओं के या जड़ी बूटियों के चक्कर में रहते हैं, तो उसका इस बीमारी से कोई संबंध नहीं है। ये एक जेनेटिक डिसीज़ है प्योरली, जो कि इन जो मैंने मेजर बताया उन्हीं से ठीक होगी। बस ये है कि टाइम पे इसका डायग्नोस अगर आप करें और जो रेलेवेंट डॉक्टर है, जो हेमेटोलॉजिस्ट होता है, हर किसी डॉक्टर के पास नहीं, उन डॉक्टर से मिलें और टाइम से अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसको आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको आपके आसपास ऐसे कोई सिम्टम्स इस टाइप के डेवलप हों या दिख रहे हों, तो तुरंत किसी हेमेटोलॉजिस्ट से मिलें और इसका टाइम से इलाज करवाएं। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी मूल्यवान जानकारी से सभी को अवगत कराया है। और इस कार्यक्रम की चूँकि लाइव रिकॉर्डिंग हम चला रहे हैं ये अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए, तो इसलिए जो हमने पंखे वगैरह बीच में बंद कर दिए थे और डॉक्टर साहब ने इतनी भरी गर्मी में इतने उसके बावजूद जो है एक लंबा जो है इस पे लेक्चर दिया है, और इस सब के लिए डॉक्टर साहब के लिए तालियां बनती हैं। और अभी हमारे पीछे जो बैनर है इसके साथ हम फ़ोटो खिंचवाएंगे और प्लस हमारे पास एक सेल्फ़ी का एक बोर्ड है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस बोर्ड में जो है हमारे पास जो फोटोग्राफर्स हैं, और क्योंकि हम इसको सोशल मीडिया हैंडल्स पे डालेंगे आपकी फ़ोटोज़ को, तो जिससे कि अवेयरनेस फैले, तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो हम यहाँ पे मंच पे जो बैठे हैं इनका भी हम आपस में कर लेते हैं, और आप लोगों का भी जो है इसमें फ़ोटो सेशन इसमें होगा, जिससे कि आप जो है अवेयरनेस फैलाने में मददगार मिले। जी धन्यवाद जी।